Hello dear students, this video is for class 7 science. Here I am going to revise chapter 2 for you all. The name of this chapter is Nutrition in Animals. In the previous video we had revised the chapter 1 which was Nutrition in Plants. So we will revise this chapter as well as we will see the assignment of this chapter. So let's see what we are going to learn today. We are going to learn the process of nutrition in animals. Then we will see nutrition in amoeba. After that we will learn about nutrition in humans. Then we will see human digestive system, and we also study about the digestion in grass eating animals, and we will see the concept map of this chapter. So let's begin. In the previous chapter, we learned that plants can prepare their own food by photosynthesis, but animals cannot. हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं और किसी भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट नहीं होते एक्सेप्ट फ्यू हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स, राइट. लेकिन एनिमल्स जो होते हैं on contrary to the plants, they are not autotrophic, they are heterotrophic, right. They are dependent on the other organisms for their food. Animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. एनिमल्स जो होते हैं वो अपने फूड के लिए या तो डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं या फिर इनडायरेक्टली उन एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं. सो एनिमल्स एग्जिबिट हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफिक. हेटेरोट्रॉफिक हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. Again, from previous chapter, it is clear that all living organisms, both in plants and animals, need certain nutrients to stay alive and grow, and these nutrients are obtained from both. और हमने पिछले चैप्टर में ये भी देख लिया था कि फूड हमें क्यों ज़रूरी है. वाई ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड. सो द फूड में ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. और ऐसे जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं फूड में उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. All the animals can be divided into 3 groups on the basis of their food habit. Food habit के basis पे हम animals को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. These categories are, the first one is herbivores. Herbivores animals are those animals which eat only plants. Herbivore animals सिर्फ प्लांट्स को ही कंज्यूम करते हैं या प्लांट प्रोडक्ट को ही कंज्यूम करते हैं, जैसे कि गोट, काउ, डियर, और यहाँ पर ये पांडा की पिक दी हुई है. तो दिस पांडा इज ऑल्सो हर्बीवोर. Now the second is carnivore. Carnivore animals are those animals which only other animals as food. Carnivore animal वो animal होते हैं जो दूसरे animals को खाते हैं as a food. वो plants को नहीं consume करते हैं, जैसे कि lion, tiger and lizard. Third, it is called omnivores. Omnivore animals are those animals which eat both plants and animals. Omnivores animal वो animal होते हैं जो plants और animals दोनों को ही consume कर सकते हैं. For example, man, dog, crow and this bear. Now we will see the process of nutrition in animals. Animals में जो nutrition का process होता है वो 5 steps में divided होता है. इसे हम आगे पढ़ेंगे.
एनिमल्स जो होते हैं वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एनिमल्स फूड को पहले अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं और फिर उसके बाद उस फूड के डाइजेशन को परफॉर्म करता है उनका बॉडी, और फिर उसके बाद उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होता है उस फूड में वो बॉडी उनकी यूटिलाइज करती है। तो ये सारे प्रोसेस को आप 5 स्टेप में कंक्लूड कर सकते हो, नेमली इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। ह्यूमन बींग्स भी यही मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं विच इज़ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आप जानते हैं कि हम पहले फूड को अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं, फिर उसके बाद वो फूड डाइजेस्ट होता है और डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हमें ऑब्टेन होते हैं वो हमारी बॉडी यूटिलाइज यानी कि यूज़ करती है। इन 5 स्टेप्स को हम देख लेते हैं। इंजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, बॉडी में फूड को टेकअप करना, दैट इज़ कॉल्ड इंजेशन। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड स्टेप है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो फूड होता है वो, क्योंकि जो हम फूड खाते हैं वो उसमें लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हमारी बॉडी उन लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकती है। तो इसलिए इन लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को क्या करना पड़ता है, ब्रेक डाउन करना पड़ता है इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, और इसी ब्रेकिंग डाउन के प्रोसेस को ही हम डाइजेशन कहते हैं। थर्ड पॉइंट या थर्ड स्टेप जो होता है उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। जब न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट होकर बन जाते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स हमारे इंटेस्टिनल वॉल से ब्लड में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। इसी ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रिएंट्स को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और अभी हम पढ़ेंगे आगे कि ये एब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। एसिमिलेशन चौथा स्टेप है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। इसमें जो फूड एब्जॉर्ब किए जाते हैं इनटू द ब्लड, तो उस ब्लड से फूड को हमारी सेल्स अपटेक करती हैं और फिर वो सेल्स जब उसे यूज़ करती हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट, तो उसी यूटिलाइजेशन ऑफ फूड को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। लास्ट जो स्टेप है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का वो है ईजेशन। ईजेशन का मतलब होता है कि डाइजेशन के बाद जो फूड, ऐसा फूड जो अनडाइजेस्टेड है, जो वेस्ट है, उसको हमारी बॉडी से रिमूव करना, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, इट इज़ कॉल्ड ईजेशन। सो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स शो करते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, और इसमें 5 स्टेप होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। नाउ वी विल सी न्यूट्रिशन इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स। In this section we will learn about simple organism like amoeba, paramecium, hydra, spider and frog. Now we will see nutrition in amoeba. अमीबा में नाउ वी विल सी न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेल्युलर होता है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ एक ही सेल का बना होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। तो इट इज़ वेरी बेसिक एंड सिंपल ऑर्गेनिज्म। और अमीबा जो है वो मोस्टली पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। यहाँ पर आप अमीबा की पिक्चर देख सकते हैं, ये सिंगल सेल अमीबा है। अब अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, लेट्स सी। अमीबा ईट्स टिनी प्लांट्स एंड एनिमल्स एज फूड विच फ्लोट्स इन वाटर इन विच इट लिव्स। अमीबा क्या खाएगा, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं प्लांट या छोटे एनिमल और प्लांट जो
पॉन्ड वाटर में पाए जाते हैं वो उनको कंज्यूम करता है। अमीबा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा। पहला स्टेप क्या होगा, वही इंजेशन। अमीबा इंजेस्ट फूड बाय फॉर्मिंग टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। आपको पता है कि अमीबा में फॉल्स फुट बनते रहते हैं जिनको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। तो स्यूडोपोडिया के थ्रू ही फूड को इंजेस्ट करता है, इनगल्फ करता है, और इंजेक्शन के बाद उस फूड को फूड वैक्यूल के अंदर डाल देता है। फूड वैक्यूल इज़ द टेम्पररी स्टमक। वो ट्रू स्टमक तो नहीं है, लेकिन एक सिंपल सैक लाइक स्ट्रक्चर उसकी सेल के अंदर बनता है जिसके अंदर वो अपने फूड को स्टोर कर देता है इंजेक्शन के बाद, तो उसे हम फूड वैक्यूल कहते हैं। सेकेंड स्टेप था डाइजेशन। जब फूड वैक्यूल के अंदर फूड एंटर हो जाएगा तो उस फूड वैक्यूल के अंदर अमीबा क्या करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेगा। उस डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उस फूड में वो सॉल्युबल मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाएगा। देन थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टेड सिंपल एंड सॉल्युबल सब्सटेंस पास आउट ऑफ फूड वैक्यूल इनटू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो उस वैक्यूल से वो जो सॉल्युबल डाइजेस्टेड फूड है वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट यानी कि उसकी बाहर एब्जॉर्ब हो जाएगा सेल के अंदर। एसिमिलेशन। The absorbed food material are used to obtain energy through respiration and make the parts of amoeba cell which leads to the growth of amoeba. Assimilation का मतलब होता है यूज़ करना। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स उस फूड से मिलेगा वो न्यूट्रिएंट अमीबा जो है वो यूटिलाइज कर लेगा, उसे ही हम एसिमिलेशन बोलेंगे। देन द लास्ट स्टेप इज ईजेशन। ईजेशन में क्या होगा, जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा वो अमीबा अपनी सरफेस ऑफ सेल के थ्रू बाहर रिमूव कर देगा, इसे ही हम क्या बोलेंगे, ईजेशन। नाउ वी विल रिवाइज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो किया जाता है और ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। इंजेशन, पहला स्टेप क्या है, इंजेशन। The process of taking in food by an organism is called ingestion and digestion का मतलब अभी हमने पढ़ा था कि mechanical and chemical breakdown of food into simple soluble substances। absorption में क्या होता है, फूड जो होता है वो हमारे ब्लड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एसिमिलेशन में उस न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन होता है। ईजेशन में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। नाउ हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए एक पूरा सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स विद द एनस। Human digestive system consists of alimentary canal and its associated human digestive system glands। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम कलेक्टिवली एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं और इसके साथ साथ कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी एसोसिएट होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं उन्हें हम देखते हैं। माउथ, जिसे हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं, एसोफेगस, फूड पाइप जिन्हें हम नॉर्मली कहते हैं, स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, देन एनस। The glands which are associated with human digestive system are salivary glands जो कि हमारे बक्कल कैविटी यानी कि माउथ में पाए जाते हैं। liver, it is the largest gland situated in the upper part of the abdomen on the right side। pancreas, located just below the stomach। now we will see digestion, how the digestion takes place। We take food through our mouth and the process of taking food into the mouth is called ingestion। The mouth और buccal cavity contains teeth, tongue and salivary gland। हमारे माउथ में
टीथ होता है, टंग होता है और सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। हमारा डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है जब हम अपने दांतों के थ्रू फूड को च्यू करते हैं। ये एक तरीके का मैकेनिकल डाइजेशन होता है। द टीथ कट द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, च्यू एंड ग्राइंड इट। हमारे दांत हमारे फूड को स्मॉलर पीसेस में तोड़ देते हैं बाय च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। Chewing breaks down the food into smaller pieces and mixes them with the saliva. This process is called mastication. जब हम फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में पीसेस में तोड़ते हैं बाय आवर टीथ और फिर वो जो स्मॉलर पीसेस होते हैं वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैस्टिकेशन। द सलाइवरी ग्लैंड secrete watery liquid called saliva. हमारे माउथ में 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं और उससे जो एक वाटरी लिक्विड सिक्रीट होता है उसे हम बोलते हैं सलाइवा। सलाइवा एक डाइजेस्टिव जूस है जो हमारे फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है। और हमारे मुंह में जो टंग होती है वो मिक्सिंग ऑफ फूड विद द सलाइवा में हेल्प करती है। टंग इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन दैट हेल्प्स यू ईट द फूड। ये हमें फूड को इनगल्फ करने में भी हेल्प करती है और चिविंग के दौरान फूड को मिक्स करने में भी हेल्प करती है सलाइवा के साथ। We also taste food with our tongue as it has taste buds that detect different tastes of food. हमारे टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम फूड को टेस्ट कर पाते हैं। Now we will talk about the teeth. Teeth are used for cutting, grinding and tearing the food before you swallow it. निगलने से पहले हम खाने को कट, ग्राइंड और टीयर करते हैं। इसमें हमारे दांत हमारी मदद करते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास मिल्क टीथ होते हैं, है ना। हमारी पूरी लाइफ में 2 सेट्स ऑफ टीथ डेवलप होते हैं, ये हमें पता है। तो जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होता है उसे हम मिल्क टीथ कहते हैं। मिल्क टीथ जो होते हैं 20 नंबर्स होते हैं, 10 ऊपर वाले जॉ में, 10 नीचे वाले जॉ में। They begin to fall at the age between 6 to 8 and then new set of teeth grows. 6 से 8 साल की उम्र के बीच में ये दांत गिरने लगते हैं और फिर नया सेट ऑफ टीथ ग्रो करने लगता है। उसके बाद जो सेकेंड टाइम टीथ ग्रो होता है उसे हम परमानेंट टीथ कहते हैं। दिस सेट कंटेन्स 32 टीथ, 16 इन अपर जॉ एंड 16 इन लोअर जॉ। और इसमें दोनों ही जॉज में जो है वो 4 इंसीजर्स, 2 कैनाइन्स, 4 प्रीमोलर और 6 मोलर होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। योर फ्रंट टीथ आर इंसीजर। आगे के जो 4 दांत होते हैं आपके अपर जॉ में भी और लोअर जॉ में भी, उसे हम इंसीजर कहते हैं। इंसीजर का काम बाइटिंग और कटिंग का होता है। नेक्स्ट टू इंसीजर आर कैनाइन। इंसीजर के बाद आपके जो नुकीले दांत होते हैं उनको हम कैनाइन कहते हैं। दे आर पॉइंटेड एंड आर यूज्ड फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग पीसेस ऑफ द फूड। ये चीरने और फाड़ने के काम में आते हैं। टीथ एट द बैक ऑफ योर माउथ आर ब्रॉड विद ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस। पीछे की तरफ पाए जाने वाले दांत चौड़े होते हैं और फ्लैट सरफेस वाले होते हैं। इन दांतों का यूज़ हम क्रश और ग्राइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। इनको हम प्री मोलर और मोलर कहते हैं। मोलर्स आर लार्जर देन द प्री मोलर्स। मोलर जो होते हैं वो प्री मोलर से बड़े होते हैं। हमारा जो दांत वाइट कलर का दिखता है, इट इज़ ड्यू टू द इनामल। माउथ के बाद जो हमारा पार्ट आता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसे हम फूड पाइप या फिर एसोफेगस कहते हैं। जब हम फूड को स्वेलो करते हैं तो माउथ से ये फूड कहाँ जाता है, हमारे एसोफेगस यानी कि फूड पाइप में जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फूड पाइप। फूड पाइप जो होता है वो हमारे माउथ को हमारे स्टमक से कनेक्ट करता है।
एसोफेगस लीड्स फ्रॉम योर माउथ टू द स्टमक, इट इज़ मेड अप ऑफ द मसल्स, ये बिल्कुल मसल्स का बना हुआ बॉडी पार्ट होता है। फूड इज़ पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप, फूड पाइप में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है और इन जो फूड पाइप की जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं और उसकी हेल्प से वो खाने को, फूड को आगे की ओर पुश करती रहती हैं और इस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। पेरिस्टाल्सिस जो है वो हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में परफॉर्म होता है और खाने को आगे की ओर पुश करने में हेल्प करता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्टमक। Stomach is the thick walled bag present on the left side of the abdomen. Stomach जो है वो एक मोटी वॉल वाला एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे एब्डोमिनल रीजन में लेफ्ट साइड में पाया जाता है। It is the widest part of the alimentary canal. Esophagus brings slightly digested food from the mouth into the stomach. हमारे माउथ में जो थोड़ा बहुत डाइजेशन होता है उसके बाद फूड हमारा फूड पाइप के थ्रू स्टमक में आ जाता है। स्टमक की वॉल्स में 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं जो कि सिक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम, पेप्सिन एंड म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड creates an acidic medium which facilitates the action of the enzyme pepsin. पेप्सिन एक एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। पेप्सिन के एक्टिवेशन के लिए जो मीडियम चाहिए होता है वो एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा स्टमक सिक्रीट करता है उसकी हेल्प से हमारे स्टमक का मीडियम एसिडिक हो जाता है और पेप्सिन एक्टिवेट हो जाता है और वो प्रोटीन को उसके सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर देता है। एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है और भी हेल्प करता है, जैसे कि वो खाने के साथ जो भी जर्म्स या बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं उनको वो किल कर देता है। द म्यूकस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम इट्स ओन सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक कोरोसिव सब्सटेंस है, तो अपने ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक को खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो म्यूकस नाम का सब्सटेंस सिक्रीट करता है। म्यूकस की लेयरिंग स्टमक की वॉल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करती है। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड देन गोज़ फ्रॉम द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक में भी डाइजेशन अभी कंप्लीट नहीं होता है, अभी अधूरा होता है डाइजेशन, तो ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है आगे की ओर यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर भेज दिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक बहुत ही क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। आफ्टर लीविंग स्टमक फूड इंटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लास्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियास एंड वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सिक्रीट्स जूसेस। लीवर और पेनक्रियास में जो डाइजेस्टिव जूस बनते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट किए जाते हैं। लीवर जो होता है वो अपना जो भी सिक्रीशन क्रिएट करता है वो डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं रिलीज़ करता है, बल्कि उसके पहले एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, उसमें वो अपने सिक्रीशंस को स्टोर करता है, फिर गॉल ब्लैडर से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। पेनक्रियास लार्ज क्रीम कलर का ग्लैंड होता है, स्टमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है और पेनक्रियाटिक जो जूस होता है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को उनके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। लीवर से जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होता है, लीवर से जो एक सिक्रीशन, लीवर की जो सिक्रीशन होती है उसे हम बाइल जूस कहते हैं। The partially digested food now reaches the lower part of the small intestine. The wall of the small intestine contain glands which secrete intestinal juice. जो small intestine की wall होती है वहाँ से भी intestinal juice secrete होता है। उसमें जो enzymes होते हैं वो finally प्रोटीन को अमीनो एसिड में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और फैट को फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में तोड़ देते हैं। जब ये सारी चीज़ें बन जाती हैं, न्यूट्रिएंट्स
डाइजेशन के बाद प्रिपेयर हो जाते हैं तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल के थ्रू एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं। विलाई सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है फॉर द रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। द डाइजेस्टेड फूड which is absorbed through the wall of the small intestine, it goes in our blood. The blood carries these useful substances to each and every part of the body. The body uses these substances for its growth and maintenance. The absorption of digested food and its utilization by the body is known as assimilation. Glucose, which is the final product of carbohydrate digestion, is broken down with the help of oxygen into carbon dioxide and water to release energy. Amino acids are used for growth and repair of worn out cells. Fatty acids and glycerol store below the skin as energy reserves. Now we'll talk about the last step of the nutrition, that is egestion. The undigested and unabsorbed food moves into the large intestine to a part called colon, where some amount of water and salts are absorbed from the undigested food. The remaining undigested food that moves to the second part called rectum. Here it is stored and removed from the body through the anus. The exit of this waste material is regulated by the anal sphincter. This process is known as egestion. That's how the nutrition completes. Now we will talk about the digestion in grass eating animals. ग्रास ईटिंग एनिमल्स को हम ruminants भी कहते हैं. Plant eating animals such as cows, deer, goats, buffaloes, camels and yaks quickly swallow their food after chewing it once. आपने देखा होगा कि जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही क्विकली अपने फूड को स्वैलो कर लेते हैं एक बार च्यूइंग करके. द स्वैलोड फूड गोज़ टू अ चैम्बर कॉल्ड र्यूमन. वो जो स्वैलोड फूड होता है उनके स्टमक में जाता है और वो स्टमक जो है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है. तो जो पहला चैम्बर होता है उसे हम र्यूमन कहते हैं. They bring back the food later into the mouth and chew it again. और फिर बाद में इन अदर टाइम वो क्या करते हैं, र्यूमन से अपने फूड को वापस अपने माउथ में वापस regurgitate करते हैं. These animals are called ruminants and the process is called rumination. इस process को हम rumination बोलते हैं और ऐसे animal को ruminant बोलते हैं जो अपने food को quickly swallow कर rumen में store कर लेते हैं और फिर in another time वो क्या करते हैं, food को वापस bring back करते हैं अपने mouth में और उसको rechew करते हैं. The stomach of ruminants consists of 4 compartments. क्या नाम है इन चारों कंपार्टमेंट के? डू यू नो? यस, र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम. द swallowed food first enter the rumen where the microorganism begins the digestion of the food. जब क्विकली swallow करके ruminants अपने फूड को rumen में स्टोर करते हैं तो rumen में कुछ सिम्बियोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनके र्यूमन में. तो वो क्या करते हैं, उस फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं, स्पेशली सेल्यूलोज को. सेल्यूलोज प्लांट्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है. तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, र्यूमन में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं. In the first 2 chambers, the rumen and the reticulum, the food is mixed with saliva and separated into layers of solid and liquid materials. Solid clump together to form the cud or bolus. The cud is brought back from the rumen to the mouth where it is chewed slowly by completely mixing it with saliva and is further broken down. When the cud is chewed and swallowed again, it enters the omasum. रीच्यू करने के बाद जब दोबारा फूड को स्वेलो किया जाता है तो वो अब तीसरे चैम्बर में जाता है, स्टमक के तीसरे चैम्बर में जाता है जिसको बोलते हैं ओमेसम.
where the food is broken down further into simple compound and that enter into the abomasum और उसके बाद वो abomasum में जाता है. Hydrochloric acid and the digestive juice secreted in these chamber and the food is now fully digested. It is then sent to the small intestine for absorption and the leftover undigested food is passed on to the large intestine from where it is excreted. Grass is rich in cellulose and we human cannot digest it. हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है. Now here you can see the concept map of nutrition in animal. Here you will see the concept map of digestion in humans. Now it is time for your assignment. Whatever the question is given here, you will complete it in your practice copy. The first question is learn and draw a well-labeled diagram to show digestion in amoeba. Second, learn and draw a well-labeled diagram of human digestive system. Then the third is learn and draw the types of teeth found in human. The fourth one is make a flow chart of nutrition in humans. That's all for this video. Thank you.